सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ समझ ज़बरदस्त होंगे। तो सेशन से जुड़िएगा, सभी जल्दी से कमेंट करिएगा कौन कौन जुड़ चुके हैं। फिर हमारा आज डे 3 तीसरा दिन है और वर्णमाला आपकी चल रही है। आज हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सरोज वर्मा, सोनी राजवंशी, पूजा, मनु सिंह, हरीश कुमार गंगवार, प्राची शर्मा, कोमल पटेल, जया चौधरी, मानसी, शिवम यादव, अभिमन्यु, प्रियांशु दुबे, कल्लू कालिया, झांसी वाले, शबाना प्रवीण, सोनी राजवंशी, उमा पटेल, श्रीराम, शिवानी, खुशबू, प्रियांशु, शुभी, उपेंद्र गुप्ता, राजलक्ष्मी, बहुत शानदार, सैनोरीटा भी है, देवेंद्र, रीमा, मोनिका, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलिएगा, अब तो आप सभी के नाम नहीं लिए जा सकते, अब केवल पढ़ा जा सकता है। तो वर्णमाला हम कर चुके हैं, यानी कि पूरी नहीं करी, अभी स्वर ही हमने पढ़े हैं। अब स्वर के साथ साथ व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्वर में दो चीजें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगत स्वर किसको नहीं, आगत स्वर नहीं पढ़ाए थे। अयोगवाह किसको कहते हैं? अंग और अह, जिनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अभिमन्यु मैम कुछ पूछना था आपसे, बताओ क्या पूछना था, है ना। हो सकता है कमेंट में न देख पाऊं तो आप मुझे टैग कर देना ग्रुप में, डाउट ग्रुप में, मैं वहां आपको उत्तर दे दूंगी, ठीक है। समृद्धि, ठीक है, चलेगा। तो अब हम आगत स्वर आपने पढ़ लिए सभी ने बहुत अच्छे से, कोई सॉरी क्या कहती हूँ, आगत कह देती हूँ बार बार, आगत पढ़ाने हैं, अयोगवाह आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अयोगवाह, अंग और अह को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब एक और स्वर आपका आता है जिसको हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि ये आगत स्वर क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आगत का मतलब वो वर्ण जो आपकी भाषा का नहीं है, वो स्वर वर्ण जो हमारी भाषा का नहीं है, वो हमने दूसरी भाषा से अपनी भाषा में ग्रहण कर लिया है ना। प्रयोग के आधार पर धीरे धीरे वो शब्द इंग्लिश के यानी कि अंग्रेजी भाषा का वो शब्द जिसको हमने एज इट इज, वह स्वर अपनी भाषा में एज इट इज प्रयोग करना शुरू कर दिया है, वो आपका आगत स्वर कहलाता है, ठीक है। तो आगत स्वर में हम केवल एक स्वर जो महत्वपूर्ण रूप से जिसको हम स्वीकार करते हैं वो है आपका अ। क्या है? ये वाला अ, इसको आप आगत स्वर कहते हैं। और जब भी हम किसकी बात करेंगे, जो डॉक्टर वगैरह इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं जिनमें अ का उच्चारण किया जाता है, तो उनको आप हिंदी में जब लिखते हैं तो ये लिखा जाता है। अब ये जो आगत स्वर है इसको हम किन किन नामों से जानेंगे, ठीक है। सभी की कमेंट शो हो रही है, आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। सबकी कमेंट शो हो रही है। अब ये जो आगत स्वर है इसको हम अनेक नामों से जानते हैं। इसको आप विदेशी स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम विदेशी स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषा से लिया हुआ है, उसको आप विदेशी स्वर भी कह सकते हो, ठीक है। मैम डाउट ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, सभी को अधिकार है, ठीक है। अब ये दूसरी भाषा से आया है तो आप इसको मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। ये जो आगत स्वर है इसको आप मेहमान स्वर भी कह सकते हैं। इसका जो आकार है ये क्या है, इसके ऊपर ये जो बिंदी सी है इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, इसको क्या कहा जाता है? इसको अर्धचंद्र कहा जाता है। देखो चंद्र बिंदु और चंद्र में अंतर है। जब हम, जैसे मैंने लिखा आंख, ठीक है, मैंने लिखा आंख, तो ये तो है चंद्र बिंदु, लेकिन चंद्र के बीच में बिंदु नहीं है, इसी कारण ये क्या है? इसको अर्धचंद्र कहा जाता है। तो आ के ऊपर ये जो अर्धचंद्र का सा चिन्ह होता है उसको हम अ उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? अ उच्चारण करते हैं। तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का है। किस भाषा का है ये स्वर आपका? जो भाई दूसरी भाषा से आ जाए तो इसकी भाषा कौन सी है? तो कहेंगे ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इसको आप आगत स्वर, मेहमान स्वर या विदेशी स्वर के नाम से भी आप जान सकते हैं, जानते हैं। तो दूसरी भाषा का शब्द, दूसरी भाषा से आया हुआ, आगत का मतलब क्या है? तो कहेंगे दूसरी भाषा से आया हुआ, उसको आप आगत कहेंगे। भाषा से आया हुआ आगत कहलाता है, ठीक है। तो यह स्वर अंग्रेजी भाषा के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है और हिंदी भाषा में
यानी कि हिंदी भाषा के विद्वानों ने विकसित किया है, ये अंग्रेजी यानी कि संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और जितने भी आपके अंग्रेजी के शब्द हैं उनमें आपका आगत स्वर होता है। जैसे आपने लिखा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, इसमें ये जो अ है ये आगत स्वर है। आपने लिखा कॉलेज, तो जिन भी शब्दों के ऊपर आप ये शब्द देखेंगे, ये वाला चिन्ह देखेंगे, तो वो सभी शब्द आपके अंग्रेजी के हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, आपने लिखा डॉक्टर, तो ये सभी शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के हैं जिनको हम एज इट इज अपनी हिंदी भाषा में स्वीकार करते हैं, है ना। तो आपको मतलब प्रश्न इस तरह से बनता है कि निम्न में से पहचानिए शब्द का भेद, शब्द किस तरह का है। तो जिस शब्द के ऊपर आपको इस तरह का ये चंद्र अर्धचंद्र बिंदु दिख जाए तो आप पहचान लेना कि ये शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्यों के त्यों वो शब्द है जिनको ज्यों का त्यों आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, कह रहे हैं डॉल्फिन, बिल्कुल डॉल्फिन आपका कैसा है, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डॉल्फिन। और क्या हो सकता है, हॉस्पिटल, कॉलेज, डॉक्टर, तो आदि, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी में हम इस स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड क्लास में अलग अलग है, कंफ्यूज हो गए हम, कैसे हो गया रिकॉर्ड क्लास में अलग अलग, क्या है अलग अलग, कुछ नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आगत स्वर समझ में आ गया कि जो हमने दूसरी भाषा से अपनी भाषा में एज इट इज ग्रहण कर लिया है उसको हम आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यह स्वर किसके साथ प्रयुक्त होता है, तो ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में रूपांतरित शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। एक सेकेंड, नोट करके लिखेंगे कि यह स्वर अंग्रेजी भाषा से हिंदी में रूपांतरित, जो हिंदी में बदल गए है ना, एज इट इज हिंदी में हमने रूपांतरित कर लिए, रूपांतरित शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। एक और स्वर हम पढ़ेंगे, विकसित स्वर प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आगत स्वर कहते हैं। अब आगत स्वर के साथ साथ आप पढ़िएगा, एक है विकसित स्वर जिसको आप चंद्र बिंदु भी कहेंगे। ठीक है, एक है आपका विकसित स्वर, विकसित स्वर किसको कहते हैं, तो विकसित का मतलब वो स्वर जो हमारे विद्वानों ने संस्कृत से ग्रहण नहीं किया। देखो हम जानते हैं हिंदी जो है संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, संस्कृत उसकी आदि जननी मानी जाती है, तो हिंदी संस्कृत की वर्णमाला को ही कुछ परिवर्तित करके हमने हिंदी में स्वीकार कर लिया है। तो विकसित स्वर कौन से हैं, विकसित वो है जो आपने किसी अन्य भाषा से ग्रहण नहीं किया है ना, आपने ना तो संस्कृत से लिया है ना किसी उर्दू, फारसी, अरबी आदि कोई सी भाषा से लिया है, उसको आपके हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने स्वयं ही विकसित किया है ना, उन्होंने स्वयं ही विकसित किया है, वो आपका विकसित स्वर कहलाता है। ठीक है, तो विकसित स्वर वो जो आपके हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है, आप उसको विकसित स्वर कहेंगे। तो यह हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया, और वो कौन सा स्वर है, उसको हम कहते हैं आ, यानी कि ये जो चंद्र बिंदु आप लगाते हैं ना आ के ऊपर, ये वाला आंख, आंख है ना, आंसू, ये आपका क्या है, ये विकसित स्वर कहलाता है। अब इसको आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे ये है आपका चंद्र बिंदु, इसको आप क्या नाम देते हैं, तो इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। और आपका जो आगत स्वर है उसके ऊपर जो चिन्ह था वो अर्धचंद्र था, और ये क्या है आपका चंद्र बिंदु है। इसको अगर आप देखेंगे ना संस्कृत में कभी भी हम आंख नहीं लिखते, आंख कैसा है,
ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये आपके हिंदी के विद्वानों ने खुद विकसित किया है। संस्कृत में चंद्र बिंदु का कभी भी प्रयोग नहीं होता, ये बात गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। आंख हो गया, गांठ हो गया, है ना। तो ये शब्द कैसे हैं, ये हिंदी के विकसित शब्द हैं। संस्कृत में चंद्र बिंदु का प्रयोग कदापि नहीं होता है, जो आपके शुद्ध तत्सम शब्द होंगे। तो लिखेंगे विकसित स्वर, ये वे स्वर हैं जिनको हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है, ठीक है। जिनको हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है, जिनको हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है, उन्हें उसे विकसित स्वर कहते हैं, उसे विकसित स्वर कहा गया है। स्वर कहा गया है। संस्कृत में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग कदापि नहीं होता। संस्कृत भाषा में ये जो चंद्र बिंदु है आपकी का प्रयोग नहीं होता। तो अगर कोई तत्सम शब्द आपको संस्कृत का लग रहा है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, तो मतलब वो अशुद्ध रूप है, ठीक है। अगर कोई आप संस्कृत का तत्सम शब्द और उसके ऊपर चंद्र बिंदु कहीं भी लग जाए तो वो आपका अशुद्ध रूप है, इस चीज को आप पहचानेगा। तो विकसित स्वर चंद्र बिंदु, ये विकसित स्वर है, इसको आपके संस्कृत के हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है ना। तो ये संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, विकसित स्वर के साथ साथ एक और बात पढ़ते हैं। एक होते हैं आपके अनुनासिक और एक आपके निरनुनासिक। इनको किसको अनुनासिक कहा जाता है और किसको निरनुनासिक कहा जाता है। तो चलते हैं अनुनासिक स्वर और सानुनासिक स्वर की बात करते हैं। तो एक शब्द लिखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं, और एक होता है अनुनासिक को ही आप सानुनासिक भी कह सकते हैं। सानुनासिक, देखो अनुनासिक का मतलब है कि जिसका उच्चारण नासिका से किया जाए, है ना। देखो जिसका उच्चारण करने के लिए आपको नासिका की आवश्यकता पड़े वो आपका अनुनासिक हो गया। और जब मैं कह दूं अनुनासिका की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको हम निरनुनासिक या अननुनासिक कह देते हैं, ठीक है। दो शब्द हैं, शब्दों की बनावट को समझिएगा आप। देखो नासिका, एक है शब्द नासिका, है ना, नासिका, और एक है अनु। तो जो अनुसरण करे नासिका का उच्चारण करने में जो नासिका का अनुसरण कर रहा है वो अनुनासिक हो गया। और अगर आप सानुनासिक का विग्रह देखेंगे तो स और अनुनासिक, है ना, जो नासिका के साथ, स जो है ये सात अर्थ को दर्शाता है, ये स उपसर्ग है, ये सात अर्थ को दर्शाता है। जो नासिका के साथ साथ बोला जाए वो सानुनासिक हो जाता है, ठीक है। जानवी मैम ये यूपीपी के लिए भी है, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिएगा, तो अनुनासिक सानुनासिक कोई दिक्कत नहीं, जहां भी आपकी हिंदी आती है हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी हर जगह आप यूपी टेट, यूपी पुलिस, सुपर टेट कहीं भी पढ़ोगे हर चीज के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सानुनासिक हो गया। अब इसी का विपरीत एक शब्द मैंने कहा अननुनासिक। अब यहां पर इस शब्द में हम इन शब्दों में जो है भ्रमित हो जाते हैं। इसमें दो नए हैं और इसमें तीन नए हैं। जहां पर तीन नए आ गए मतलब कि वो अब आपका निषेध दर्शा रहा है। इसका अगर आप विग्रह करोगे तो ये बनेगा अन, है ना, अन, और इसके न से एक अ इधर निकल गया, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जो नासिका के साथ है, लेकिन अन जो है ये निषेध को दर्शा रहा है। अन किसको दर्शाता है, ये निषेध को दर्शा रहा है। जो नासिका के साथ निषेध नहीं है, जो नासिका के साथ नहीं बोला जाता, उसको अननुनासिक कहते हैं, ठीक है। अब इसी का एक और दूसरा नाम है निरनुनासिक, निरनुनासिक, ठीक है। अब अगर आप इसका विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, निर और अनुनासिक। निर उपसर्ग जो है
ये किसको दर्शाता है? ये आपके रहित अर्थ को बताता है। किसको बताता है? रहित, बिना, है ना। ये किसको बता रहा है? ये रहित अर्थ को दर्शाता है, बिना अर्थ को दर्शा रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी और ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी। तो जो नासिका के साथ बोले जाएं, जिनका उच्चारण हो, वो अनुनासिक, और जो नासिका के साथ नहीं बोले जाते उनको आप निरनुनासिक भी कह सकते हैं। उनको हम निरनुनासिक या अननुनासिक कहेंगे। मैम एप्लीकेशन पर हम लोगों की क्लास है पॉलिटी के, आपने संस्कृत के भी कर दें। अच्छा हाँ, संस्कृत की भी मैं लगाऊंगी जल्द ही, कुछ दिनों में, थोड़ा सा इंतजार कर लो। आपकी क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं तो कुछ समय बाद जैसे ही टाइम मैनेज होगा तो मैं आपकी संस्कृत की स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है, चलेगा। शिवानी राठौर, हाँ तो अब मैं इनको अलग अलग बताती हूँ कहाँ आपका अनुनासिक होता है और कहाँ अननुनासिक होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अनुनासिक या सानुनासिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अनुनासिक, सानुनासिक। इनको मैं हटाती हूँ और मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। इसकी परिभाषा क्या है? ये तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आपका अनुनासिक होता है, किस तरह से अननुनासिक होता है, किस तरह से निरनुनासिक, इनके ये नाम है। तो अननुनासिक जिसको हम कहेंगे अनुनासिक या सानुनासिक, तो जिनके उच्चारण में आपको नासिका से आपकी जो उच्चारण में वायु है वो नाक से निकल रही है, वो अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, ठीक है, मुख के साथ साथ नासिका यानी कि नाक, ठीक है, नासिका से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। नासिका से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अब ये अनुनासिक स्वर का उदाहरण देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप किसी भी स्वर के ऊपर ये लिख सकते हो चंद्र बिंदु, आपने लिखा अ, सभी स्वर आपके अनुनासिक भी हो सकते हैं और सभी स्वर आपके निरनुनासिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हम स्वरों की बात कर रहे हैं। तो सभी स्वर आपके अनुनासिक भी हो जाएंगे और निरनुनासिक भी हो जाएंगे। तो अनुनासिक बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको उस स्वर के ऊपर ये चंद्र बिंदु चढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। ई के साथ आप इस तरह से चंद्र बिंदु चढ़ा सकते हैं। ऊ, ये क्या है? आपका चंद्र बिंदु चढ़ गया, है ना। ऊ, ये क्या है? आपका चंद्र बिंदु चढ़ गया, आदि। तो ये सभी कैसे हैं? ये आपके अनुनासिक स्वर हैं। तो यहाँ पर अनुनासिक यानी कि आप चंद्र बिंदु साथ में दिखाना होगा, ये सभी आपके अनुनासिक का उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब केवल स्वर की बात नहीं है, अब स्वर के साथ साथ आप व्यंजन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा क, तो क में क्या है? स्वर है, अनुस्वार है। कै का अगर आप विग्रह करोगे, कै में ए है, तो कुल मिलाकर ये अ के ऊपर ही आपका चंद्र बिंदु है। तो आप इस तरह से न करके आप किसी व्यंजन के ऊपर भी इस तरह से चंद्र बिंदु चढ़ा सकते हो। की बात करें, देखो जब मात्राओं की बात करते हैं तो मात्राओं के साथ हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, तब हम अनुस्वार लगाते हैं। जब कोई ऊपर मात्रा नहीं चढ़ रही है तो आप चंद्र बिंदु लगाओगे, और जब कोई मात्रा चढ़ती है तो चंद्र बिंदु न होकर केवल और केवल ये बिंदु लग जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिखा के, तो ये क्या है? तो सभी स्वर और व्यंजन के साथ हम क्या है? अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हैं। क, की, के, है ना। कई, ये क्या है? अनुस्वार लगा दिया। अगर आप का लिखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका? का, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दे। तो आदि ये सभी स्वर कैसे हैं? ये आपके अनुनासिक है। जब वर्णों का उच्चारण ना मुख के साथ साथ नासिका से किया जाएगा तो उनको आप अनुनासिक और सानुनासिक कहेंगे, ठीक है। मैम डाउट ग्रुप में मैसेज कब कर सकते हैं? डाउट ग्रुप में शाम को 8 या 9 बजे के आसपास आपका डाउट ग्रुप ओपन हो जाता है, तो आप कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम इसी का जो दूसरा पार्ट है अनुनासिक निरनुनासिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निरनुनासिक। दूसरा अननुनासिक, नासिक, और दूसरा कह सकते हैं निरनुनासिक वर्ण स्वर कौन से हैं?
नासिक स्वर किसको कहते हैं और कौन कौन से हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में प्राणवायु केवल मुख से निकलती है, नासिका से नहीं निकलती, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम निरानुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो जिन स्वरों को उच्चारण में हवा नाक से नहीं केवल मुख से निकलती है, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण से जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में या उच्चारण से वायु मुख से न निकलकर, नासिका से न निकलकर केवल मुख से निकलती है, नासिका या नाक से न निकलकर, नाक से न निकलकर केवल किससे निकल रही है? केवल मुख से निकलती है, मुख से निकलती है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? आपके निरानुनासिक हो जाएंगे, है ना। उनको हम निरानुनासिक या अनानुनासिक कह सकते हैं। तो सभी स्वर निरानुनासिक होते हैं। अगर बात करें तो सभी स्वर आपके निरानुनासिक होते हैं, सभी स्वर निरानुनासिक होते हैं, निरानुनासिक होते हैं। ठीक है, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो ये क्या है? सभी स्वर हैं, और सभी स्वर आपके कैसे हैं? निरानुनासिक होंगे। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे ए का उच्चारण आप कर रहे हो तो इसके साथ नासिका का प्रयोग नहीं करें। ए आ ई उ। अब इनके साथ क्या मैंने कोई किसी का प्रयोग किया है? किसी स्वर का, अनुनासिका का, चंद्रबिंदु का नहीं किया। तो ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ आदि। ठीक है, तो ये सभी स्वर आपके निरानुनासिक होते हैं। ये इन दोनों में एक बहुत ही कॉमन या छोटा सा और बारीक सा डिफरेंस था दोनों शब्दों में। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा स्वर से बाहर कोई प्रश्न आपका जाने वाला है। देखो, सबसे पहले पढ़ा हमने आगत स्वर। आगत स्वर वो होते हैं कि आगत स्वर जो दूसरी भाषा से आया हुआ है, जैसे अ, ये आगत स्वर है जो विदेशी भाषा से आया है, विदेशी स्वर है, अंग्रेजी भाषा से ही आया है। हॉस्पिटल, कॉलेज, डॉक्टर, डॉल्फिन आदि ये सभी आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में रूपांतरित हो गए। रूपांतरित का मतलब ज्यों के त्यों बदल गए हैं, तो वो हिंदी में रूपांतरित हो गए हैं। उसके बाद विकसित स्वर, जिनको हिंदी विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है, उसे विकसित स्वर कहा गया, किसी दूसरी भाषा से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, ये गांठ बांध लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अनुनासिक, सानुनासिक, अनुनासिक वो जिन स्वरों को उच्चारण में वायु जो है मुख के साथ साथ नासिका से निकलेगी, वो अनुनासिक हो गए, है ना। और निरानुनासिक या अनानुनासिक वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण से वायु नाक से न निकलकर केवल मुख से निकलती है, तो सभी स्वर आपके निरानुनासिक होते हैं। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर हैं। अब इतना पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं व्यंजन की तरफ कि व्यंजन किसको कहते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या है, किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया? चलेगा, तो सबसे पहली बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन की क्या परिभाषा है। व्यंजन, देखो दो तरह से व्यंजन हम लिख सकते हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर अनुस्वार लगा लो, चाहे आप उसका पंचमाक्षर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब व्यंजन की अगर हम परिभाषा की बात करें, ये जो व्यंजन शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे कैसे किन किन शब्दों से मिलकर हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये दो वी उपसर्ग है, इसमें वी और अम, ये दो उपसर्ग हैं व्यंजन शब्द में। ठीक है, वी और अम ये दो उपसर्ग हैं, और साथ में जन धातु है। कौन सी धातु है? जन धातु है, तब जाकर आपका व्यंजन शब्द का निर्माण होता है। वी, अम और जन, इनको निर्माण करके व्यंजन बनता है। ठीक है, तो यहां पर वी ई को यह हो गया, तो व्यंजन में आपकी यण संधि है व्यंजन शब्द में भी। अब जैसे ही हमारा ये वर्णमाला समाप्त होगी तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? संधि पढ़ाऊंगी, जहां पर आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी ये संधियां भी।
अब व्यंजन कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है और कितने होते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो वर्ण आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है, उनको आप क्या कहते हैं? उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन मूल रूप में आपके हलंत होते हैं, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। तो व्यंजन मूल रूप में हलंत होते हैं, व्यंजन मूल रूप में हलंत होते हैं, हलंत होते हैं। जैसे क, च, च, ट, त, प आदि। ठीक है, तो मूल रूप व्यंजन का क्या है? हलंत ही होता है। निगार कह रहे हैं 42 होते हैं, कल्लू 4 प्रकार के होते हैं, शिवानी 41, कई 39 पर जा रहे हैं, निधि ने 39, कुल 39 और मूल रूप से 33। चलो, ये भी जो डाउट है आपका उसको भी मैं अभी दूर करती हूँ कि व्यंजन आपके 33 होते हैं कि 39 होते हैं कि 40 होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, मूल रूप से अगर व्यंजन की बात होगी तो मूल रूप से व्यंजन आपके कितने होते हैं? 33 होते हैं। और किसने माने हैं? देखो, हिंदी व्याकरण के पाणिनि की बात करें तो पंडित कामता प्रसाद गुरु को मानते हैं, ये बात आपने पढ़ी है ना। उन्होंने जो व्याकरण को सर्वप्रथम वर्गीकृत किया या मानक रूप प्रदान किया, तो उन्होंने अपनी मानक व्याकरण में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी बताई है? तो 33 बताई है। तो लिख लो चाहे यही कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार जो मूल व्यंजन है वो 33 हैं। और वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार ये वर्ण आपके 33 हो गए। मूल व्यंजन 33 होते हैं। और जब हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करते हैं, है ना, जो आपकी हिंदी के विषय में प्रावधान करता है, तो उसने व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो उसने 40 मानी है। किसने? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के माध्यम से। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, हिंदी निदेशालय के अनुसार कुल व्यंजन, है ना, कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन 40 हैं। 40 होते हैं। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात की जा रही है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने 33 माने हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी मानी है? 40 मानी है। अब इनका हम वर्गीकरण जब करते हैं व्यंजनों का, तो चलिएगा यहां पर किस प्रकार से आपके 33 माने, किस प्रकार से आपके 40 माने, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं आपका व्यंजन। व्यंजनों का अब हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 प्रकार से पहले मैं इनको विभक्त करती हूं आपके सामने जब व्यंजन की बात आ रही है। तो व्यंजन में हम सबसे पहले इनका जो मूल वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है? तो मूल वर्गीकरण करेंगे पहले कि मूल वर्गीकरण क्या है। 3 प्रकार से हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, मूल वर्गीकरण। ठीक है, मूल वर्गीकरण के साथ साथ इनकी मूल संख्या कितनी है वो बात करेंगे। व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है मूल वर्गीकरण के अनुसार?
वो, और मूल संख्या के बाद फिर कुल संख्या कितनी है। ठीक है, निधि बिल्कुल सबका कमेंट दिख रहा है ना। तो उसके बाद कुल संख्या की बात करेंगे कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। अब इन पर चर्चा होगी और आपको सारी चीजें यहीं स्पष्ट होंगी। देखो, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके मूल वर्गीकरण की, तो हम मूल रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। वैसे देखो 4 भी हैं, मतलब 4-5 तरीके से और व्यंजनों का विभाजन करेंगे। आप देखेंगे संयुक्ताक्षर होते हैं आपके, द्विगुणित व्यंजन होते हैं आपके, और मतलब कई व्यंजन के प्रकार हैं, तो उन सभी को देखेंगे। तो उससे पहले आप देखेंगे मूल वर्गीकरण। तो जो मूल वर्गीकरण है उसमें व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, मूल वर्गीकरण के अनुसार व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो है आपका, हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका भेद है वो है आपका अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ सदैव ऐसे लिखा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, और आपका तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो मूल रूप से जो वर्गीकरण किया वो हमने ये वाला किया। मूल रूप से जो वर्गीकरण है वो आपका ये है। तो अब आप देखो आपके कुल कितने हो गए। जब आप स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ की बात करेंगे तो कितने हैं आपके, 4 होते हैं। ऊष्म की बात करेंगे तो कितने हो गए आपके, 4 हो गए। तो 25 और 4 आपके 29, 29 और 4 आपके 33। तो मूल संख्या अब आपकी कितनी हो जाती है, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो मूल संख्या आपकी 33 हुई कि नहीं हुई। तो व्यंजनों की मूल संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 33 होती है। ठीक है, चाहे तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लो अपने सामने ही, कि जब हम स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं तो 25 आपके स्पर्श हैं, 4 आपके अंतस्थ हैं और 4 आपके ऊष्म हैं। तो कुल आपके कितने हो जाते हैं, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कुल आपके 33 व्यंजन हो जाते हैं, है ना। तो कुल आपके कितने हो गए, 33 व्यंजन आपके सामने उपस्थित हैं। तो 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 आपके ऊष्म हो गए। अब साथ में आप देखेंगे एक आपका, देखो 33 तो ये व्यंजन हो गए। अब एक आपका होता है द्विगुणित व्यंजन। ठीक है, एक आपके होते हैं, 2 होंगे आपके द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित, जो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुणित व्यंजन है, वो आपके कितने हैं, वो आपके 2 होते हैं, ड या ढ। ठीक है, वो कितने होते हैं, वो हमारे 2 होते हैं, ड या ढ। द्विगुण के बाद आपका एक होता है विशिष्ट व्यंजन, एक अभी ऐड हुआ है आपका, सॉरी संयुक्त व्यंजन, पहले संयुक्त लिख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके कितने हैं, 4 हैं। और द्विगुण व्यंजन आपके कितने हैं, तो द्विगुण वर्ण की बात करें तो 2 आपके ड और ढ कितने हैं, 2 हो गए। और एक आपका विशिष्ट व्यंजन और ऐड हो गया जिसको आप ळ कहते हो। ठीक है, एक और विशिष्ट व्यंजन ऐड हो गया जिसको आप क्या कहते हो, इस तरह का ये जो ळ है। ठीक है, तो 33 तो ये हो गए, 33 और 4 आपके कितने, 37, 38, 39 और एक 40। तो कुल आपके कितने हो गए, अब 40 व्यंजन यहां पर कुल हो जाते हैं। तो इनको जोड़कर आपके कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, वो 40। ठीक है, 33 तो आपके ये हो गए, 33 तो आपके ये हो गए, 33, और 33 में आपको ये और जोड़ देने हैं, 4, 2 और 1। तब आपके कुल व्यंजन कितने हो जाते हैं, तो 40 संख्या इस प्रकार से आपके व्यंजनों की हो जाती है। बोलो ये थोड़ा सा समझ में आया, गणित गुणा भाग की नहीं आया है। ठीक है, तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया हमने, पहले आपको मैंने बताया कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपके कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, और आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वो आपके 40 व्यंजन मानता है। अब मूल वर्गीकरण जो हम करते हैं, मूल रूप से व्यंजन का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन आपके 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, तो कुल मिलाकर मूल व्यंजन आपके हो जाते हैं 33। अब कई विद्वान जो हैं जब संयुक्त की बात करते हैं तो संयुक्त को हम इसके मूल के अंतर्गत क्यों नहीं मानते, बात ये आती है। तो मैम संयुक्त को क्यों नहीं मानते, आप जानते हैं संयुक्त में अगर मैंने देखा जैसे क्ष की बात करें तो क्ष आपका क और श से मिलकर बनता है ना। तो अब ये
कहीं ना कहीं स्वर और व्यंजन के मेल से ही बन रहा है। जब दो व्यंजन आपके मिल गए हैं तब जाकर क्ष बन रहा है। तो इसलिए इनको क्या है, हम मूल रूप से नहीं जानते, क्योंकि ये इन्हीं व्यंजनों के जोड़ से ही बन रहे हैं। सब अलग अलग बताते हैं एक ही बैच में। क्या हो गया, अलग अलग बताते हैं एक ही बैच में, क्या अलग हो गया शुभी, ये बता दो मुझे, है ना। तो मूल वर्गीकरण आपका 3 है, मूल संख्या आपकी 33 है और कुल संख्या आपकी 40 हो जाती है। ये आपका प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो स्वर हैं, इन्हीं मतलब ये जो व्यंजन है इनके स्पर्श व्यंजनों को पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, उसके बाद अंतस्थ को पढ़ेंगे, ऊष्म को पढ़ेंगे, फिर इन सबको एक एक को खोल खोल कर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक, क्या स्वर या व्यंजन वर्णों का कोई लिंग भी होता है, मुझे ये बताएंगे कि क्या स्वर या व्यंजन वर्णों का कोई लिंग भी होता है। मैम एग्जाम में अगर आया कि व्यंजन कितने हैं तो हम आंसर में क्या करेंगे, व्यंजन 33 हैं, यही आप करिएगा, है ना। कुल व्यंजन कितने हैं, 40 है, लेकिन मूल व्यंजन पूछा जाए तो आप 33 बताइएगा, ठीक है। तो आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, ये तो गारंटी है। आप प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न किस तरह से मिला, अगर दो ऑप्शन एक साथ हैं तो उसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको देना है। व्यंजन कुल कितने हैं, तो कुल का मतलब 40 है, और मूल कितने हैं तो 33 है, ठीक है। तो अब आती है लिंग की बात कि भाई इनके लिंग का निर्धारण कैसे करें, क्या इन व्यंजनों का या स्वरों का कोई लिंग होता है कि नहीं होता है ना। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भी क्या इनका कोई लिंग है, तो ऐसा तो कोई शब्द नहीं है भैया जिनका लिंग हो। तो स्वर और व्यंजन दोनों के ही लिंग की मैं बात करती हूँ। स्वर और व्यंजन के जब लिंग की बात की जाए तो इन वर्णों का लिंग क्या होता है। तो इसमें आपके दो वर्ण हैं, यानी कि एक तो है आपका ई, दो स्वर ही हैं आपके ये, एक है आपका ह्रस्व ई, एक है आपका दीर्घ ई, और एक है साथ में आपका री। तो ये जो तीन हैं ये केवल स्त्रीलिंग के हैं, और इसके अलावा आपके जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, वो सभी आपके पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। बाकी सभी स्वर या व्यंजन आपके पुल्लिंग होंगे, ठीक है। बाकी सभी स्वर तथा व्यंजन का लिंग पुल्लिंग ही होता है, या व्यंजन पुल्लिंग के ही होते हैं। ही होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग के ही होते हैं। ये आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन में केवल आपके तीन वर्ण हैं, ई और री, ये तीन आपके स्त्रीलिंग हैं। बाकी सभी जितने भी स्वर हो या व्यंजन हो वो आपके पुल्लिंग के ही होंगे, ठीक है। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के सामने ही, यानी कि जब एप्लीकेशन खोलोगे माई कोर्स में जाओगे तो क्लास के सामने ही जस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा। लास्ट में मैं बताऊंगी पीडीएफ आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। यह स्वर व्यंजन की बात। तो स्वर, अन्य सभी स्वर या व्यंजन वर्ण पुल्लिंग के होते हैं। अब आ जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। तो चलिएगा भैया स्पर्श व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन का क्या मामला है। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन आखिर क्यों कहा गया, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे भाई इनकी कुल संख्या 25 होती है ना। इनको स्पर्श इसलिए कहा जाता है कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, जिह्वा स्पर्श कर रही है, हमारे होठ स्पर्श कर रहा है, तो आपके होठ या जीभ कहीं ना कहीं आपके मुख में स्पर्श कर रही है। इस कारण इनको आप क्या कहेंगे, इसी कारण इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो इनको स्पर्श व्यंजनों को हम दो वर्गों में विभक्त करते हैं। कितने वर्ग हैं, तो हम इनको 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग के साथ साथ इसमें वर्ण कितने हैं, एक है वर्ग और एक है वर्ण। तो अगर पूछे जाए स्पर्श व्यंजन में वर्ण कितने हैं तो कहेंगे 25 वर्ण है, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, और 5 वर्ग हो गए तो 5 वर्गों में कितने वर्ण हो गए आपके, 25 वर्ण हो गए, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में कुल वर्ग पूछा जाए तो 5 हैं और वर्ण पूछा जाए तो 25 हैं। अभी जो स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं, तो इनको आप किस नाम से जानोगे, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन का ही नाम है। और
संस्कृत में इन्हीं व्यंजनों को आप उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हो। क्या जानते हैं? इनको उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हो। देखो जैसे 5 वर्ग हैं आपके क च ट त प, है ना, 5 वर्ग हैं। तो पहले मैं आपके सामने इनको लिख ही देती हूँ यहाँ पर 5 वर्गों को। क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपके 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब ये जो 5 वर्ग हैं इसमें आप देख रहे हैं ये जो शुरू वाले वर्ण हैं, इनको आप प्रथम वर्ग, है ना, इनको वर्ग के नाम से जानेंगे कि एक वर्ग में सबसे पहला जो अक्षर है उसके नाम से इसको कह देंगे ये क वर्ग है, ये आपका च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त, ये प वर्ग है ना, तो क च ट त प। लेकिन हिंदी में जो, संस्कृत में जो इनको कू चू टू तू पू इस तरह से कहते हैं, है ना, कि कू चू टू तू पू, इनके लास्ट में क्या है, ऊ लगा होता है। तो जिनका ऊ इत चला जाए उसको आप क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम उदित कहते हैं। तो इस कारण इनको हम उदित व्यंजन के नाम से भी जानेंगे, ये इनका नाम है। तो क्या नाम है स्पर्श व्यंजन का? वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन और आपका स्पर्श व्यंजन, ये हो ही गया। तो क से आपका क्या हो गया भाई, आपका क वर्ग है। ठीक है, क से आपका क वर्ग, इसको आप क वर्ग कह देंगे। ये आपका च वर्ग है, वर्ग के पहले अक्षर के नाम से उस वर्ग को हम निर्धारित कर देते हैं। ये आपका ट वर्ग है, ये आपका त वर्ग है और ये आपका प वर्ग है। अब चलेगा इसी वर्ग के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा और मजेदार तरीके से देखते हैं। अब आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग में एक 5वां अक्षर है। अब ये जो 5वां अक्षर है इसको आप किस नाम से जानेंगे, है ना, प्रत्येक वर्ग के अंत में एक 5वां अक्षर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको आप पंचमाक्षर कह सकते हैं, इसको आप नासिक्य वर्ण कह सकते हैं। नासिक्य व्यंजन है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से यानी कि नासिका से हवा निकल रही है, तो इनको आप पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन कहेंगे। क्या नाम है इनका? इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। ये 5वां अक्षर है वर्ग का, तो इसको पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन या फिर क्या कहेंगे, या इसको आप नासिक्य व्यंजन के नाम से जानेंगे। तो पहले इन 25 स्पर्श व्यंजनों के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्या क्या इनकी विशिष्टताएं हैं। तो क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। तो क च ट त प, प च छ सॉरी क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, है ना, ट का ण, त का न। तो जब भी पंचमाक्षर की बात की जाएगी कि जैसे हम संधि करेंगे अभी आगे, तो संधि में मैं आपको ये पंचमाक्षर बहुत काम आने वाले हैं कि उसको अपने वर्ग का 5वां अक्षर हो जाए या अपने वर्ग का 3रा अक्षर हो जाए, अपने वर्ग का 2रा अक्षर हो जाए, तो किस कंडीशन में ये वर्ग का 2रा हो रहा है, 3रा हो रहा है, 5वां हो रहा है, वो आपको संधि में काम आएगा। तो इसलिए आपको ये वर्णमाला जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो वो याद कर लेना, नहीं तो कटोगे। अब बात करते हैं जब च वर्ग की बात आती है, तो च वर्ग जो है इसमें आपका ये पूरा च वर्ग, च वर्ग, तो च वर्ग को आप किस नाम से जानेंगे? भाई ये तो सही नहीं बन रहा है, रुको। च वर्ग, चलो इसको बन गया तो चलो 1 मिनट। ये जो आपका च वर्ग है इसका एक नाम है, इसको आप किस नाम से जानेंगे? तो च वर्ग को आप स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? तो इसको आप स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। स्पर्श संघर्षी आपके कितने वर्ण हैं? पूरा च वर्ग नहीं है, पूरा च वर्ग नहीं है, च छ ज झ। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके, इन 4 वर्णों को आप स्पर्श संघर्षी के नाम से जानेंगे। कौन कौन से? च छ ज झ। तो स्पर्श संघर्षी आपके कितने वर्ण हो गए? 4 हो गए, च छ ज और झ।
ये चार आपके स्पर्श संघर्षी। इनको स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण करते हुए आपकी जिह्वा को थोड़ा सा ज्यादा घर्षण करना पड़ेगा। एक तो स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन के साथ साथ जब आप उच्चारण करो जीभ रगड़ मार रही है, थोड़ा सा घर्षण हो रहा है, तो इस कारण आप इनको क्या कहेंगे? इस कारण हम इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, इस कारण इनको आप स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो च वर्ग के केवल 4 वर्ण हैं, यहां पर नहीं जाओगे, पंचमाक्षर पर कभी जाओ तो च छ ज झ, च छ ज झ, ये 4 कैसे हैं? ये स्पर्श संघर्षी है, याद रख लेना। संघर्षी से आप इसी की तरफ, अब संघर्षी से कई बार हम उनकी तरफ चले जाते हैं जो आपके ऊष्म व्यंजन है, श श स ह, है ना, तो उस गलती से बचना है और याद करना है कि ये ऊष्म व्यंजन अलग हैं और आपके संघर्षी व्यंजन आपके अलग हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब प वर्ग की बात करते हैं तो प वर्ग जो है आपका पूरा, इसको आप क्या कहते हैं? इस प वर्ग के सभी वर्ण कैसे हैं? ये आपके ओष्ठ्य वर्ण हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय आपके होठ जो है आपस में मिलते हैं, तो ये आपके ओष्ठ्य व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ओष्ठ्य व्यंजन है। और ओष्ठ्य के साथ साथ इनका एक और नाम है कि द्वयोष्ठ्य, या तो ओष्ठ्य हो या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि ये द्वयोष्ठ्य है, द्वयोष्ठ्य व्यंजन। अब इनको द्वयोष्ठ्य व्यंजन क्यों कहा गया? देखो, कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो इसी प्रकार जब प वर्ग का उच्चारण करेंगे तो प वर्ग में आपके होठ मिल रहे हैं, तो क्या एक होठ के मिलने से आप उच्चारण करोगे? नहीं, जब दोनों होठ एक साथ मिलेंगे तब ही इनका उच्चारण किया जा सकता है। आप उच्चारण करके देखो, प फ ब भ म, तो पूरा प वर्ग जो है वो आपका ओष्ठ्य व्यंजन है। और अगर ओष्ठ्य के स्थान पर परीक्षा में आपको ओष्ठ्य दिखाना मिले और दिख जाए द्वयोष्ठ्य, तो द्वयोष्ठ्य को देखकर घबरा नहीं जाना है। द्वयोष्ठ्य का मतलब भी वही है और ओष्ठ्य का मतलब भी वही है कि जब आपके दोनों ही होठ परस्पर क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, तो उनको आप द्वयोष्ठ्य व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात की नहीं आई? तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन की तरफ कि अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हैं, है ना। ये रहा ना, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? 4 आपके अंतस्थ होते हैं और 4 आपके ऊष्म होते हैं। तो इन पर चर्चा अब हम नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि समय आपकी इस क्लास का हो चला है। क्या क्या हमने देखा आज की क्लास में? जल्दी देखिएगा कि सबसे पहले हमने देखा आगत स्वर। आगत स्वर आपका क्या है? ये है। एक आपका विकसित स्वर है, इस पर चर्चा करी। साथ में अनुनासिक और निरनुनासिक क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली है। व्यंजन आरंभ कर लिए। व्यंजन कुल कितने, यानी कि मूल रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजन 33 हैं और कुल व्यंजन जब पूछे जाएंगे तो वो 40 हैं। किस प्रकार से विभक्त करे हैं वो 40, वो भी आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। ये जो 3 विभाजन किया है मूल वर्गीकरण, तो व्यंजन का मूल रूप से हम 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ठीक है मैम, हमको सब समझ में आ गया, बस अनुनासिक स्वर नहीं समझा। अच्छा निधि, चलो मैं अभी बताती हूँ दोबारा से अनुनासिक। ठीक है, तो ये बाकी सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने स्पर्श व्यंजन पर चर्चा कर ली है। स्पर्श व्यंजन में जो ध्यान देने की बात है, 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो इनका नाम, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इनको उदित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि एक ये वर्गों में विभक्त, इसलिए वर्गीय व्यंजन कह दिया। उदित व्यंजन भी इनको कहते हैं। और दूसरी बात कि च वर्ग के जो 4 वर्ण हैं, च छ ज झ, इनको आप स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जानोगे। ठीक है, ये 2 बस महत्वपूर्ण बातें थी, बाकी तो आपके लिए बहुत ही सामान्य एकदम जानकारी वाली बातें थी। अब आ जाते हैं ये अनुनासिक और अननुनासिक। नहीं समझ में आया, निधि कह रही थी। देखो, अनु जो नासिका को अनुसरण करे, अनु उपसर्ग ही किस लिए होता है? अनुसरण करने के लिए होता है। तो जब आप उच्चारण करते समय आपकी वायु नाक से निकल रही है, आप उच्चारण करके देख लो, आप अ बोल रहे हो तो नाक से वायु निकल रही, नहीं निकल रही। और आपने नाक बंद करके और चंद्र बिंदु बोलने की कोशिश करो, आ नहीं बोल पा रहे हो, है ना। नाक बंद करके नहीं बोल पा रहे हो, आ बोल रहे हो केवल और केवल, है ना। लेकिन नासिका जोर मारती जब आप अनुस्वार का प्रयोग करोगे तो नासिका से वायु जरूर निकलेगी, है ना। संस्कृत और संस्कृत, नाक बंद करके बोलो, संस्कृत बोलोगे, नहीं बोल पाओगे अनुस्वार। तो इसीलिए हिंदी बोलो, हिंदी, और नाक बंद करो, हिदी हिदी, नहीं बोल पा रहे ना। तो जब अनुस्वार का उच्चारण करते समय नासिका आपके मुख से निकल रही है, तो वो नासिका मुख से नहीं, वायु आपकी नासिका से और मुख दोनों से निकल रही है, तो वो आपके अनुनासिक और सानुनासिक हो जाएंगे। और अननुनासिक और निरनुनासिक क्या है? इनका मतलब ये देख लेना कि बिना नाक के बोले जा रहे हैं, है ना, बिना नाक की सहायता के बोले जा रहे हैं, वो अननुनासिक और निरनुनासिक है।
क्या है? अननुनासिक। इसका विग्रह करके मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या है? अनुनासिक। अन उपसर्ग है और उसके बाद अनु, दो उपसर्ग हैं, तो जो अनुसरण अन ना करे नासिका का वो अननुनासिक है ना। जो अनुनासिक, जो अनुसरण अन ना करे नासिका का वो अननुनासिक है, और उसी को आप निरनुनासिक कह सकते हैं। ठीक है, केवल इतनी सी बात है। तो जिस पर चंद्र बिंदु लग रही है आपकी वो अनुनासिक हो गए, जिस पर नहीं लग रही है वो आपके अननुनासिक हो गए। ठीक है, चलिएगा, तो यहीं पर सेशन समाप्त होता है। समझ में आ गया होगा। मैम नाक तो तब भी लग रहेगी, हाँ, तो जब मतलब वही है कि जब नासिका का प्रयोग हो रहा है तो वो नासिक या अनुनासिक हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात ये है। मिलते हैं कल के सेशन में। आपके जो व्यंजन का प्रकरण है उसको कल समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं कल को, तब तक सभी को धन्यवाद। हाँ, अभी यूट्यूब पर मेरी क्लास होगी, यूपी टेट संस्कृत के लिए मैं प्रैक्टिस आपकी लेकर आई हूँ, तो आप आ जाइएगा 12 बजे से, मतलब जस्ट अभी यूट्यूब पर होगी, तो आप वहां पर मिलते हैं। आप कह रहे हैं मैम संस्कृत नहीं हो रही, तो संस्कृत पर करेंगे चर्चा। तब तक सभी को धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।